तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना मॉक टेस्ट 3 बजे के समय पर। सीधे शुरुआत में सीधे से पहला प्रश्न मॉक टेस्ट नंबर 15 है। शानदार क्वेश्चन मिलेंगे एडवांस मैथमेटिक्स से, एकदम जबरदस्त है। पहले ही बता दे रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे जबरदस्त से क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। दिल दिमाग दोनों दुरुस्त रखिएगा। बहुत ही गजब के क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको वास्तव में दिमाग लगाने की जरूरत होगी। ये क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन नहीं है कि सिर्फ आए देखे किए और छोड़े। इन प्रश्नों में आपको थोड़ा सा सोचने की जरूरत रहेगी, ठीक है। तो चलिए फिलहाल हम शुरू कर लेते हैं और अपने प्रश्न पर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप बराबर है। यदि वर्ग का विकर्ण जो है वो 6√2 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, अगर वर्ग का विकर्ण हमारे पास a√6√2 है तो वर्ग का विकर्ण होता है भुजा √2। ये √2 से ये √2 कट जाएगा, यहां से हमें वर्ग की भुजा मिल जाएगी 6। जब वर्ग की भुजा मिल गई 6 तो वर्ग का परिमाप क्या होगा। वर्ग का जो परिमाप हो जाएगा वो 6 × 4 हो जाएगा 24। और अगर वर्ग का परिमाप 6 × 4 हो गया तो ये 6 × 4 समबाहु त्रिभुज का भी परिमाप होगा। और समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है 3 × भुजा। तो यहां से हमें ये पता चल जाएगी कि समबाहु त्रिभुज की जो भुजा होगी वो कितनी होगी, 6 4 दूनी 8 सेंटीमीटर होगी। समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ गई। त्रिभुज की भुजा ट्राइंगल साइड जो होगी वो हमारे पास 8 सेंटीमीटर आएगी। मुझे लगता है इसमें किसी बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होगी। और अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा हमारे पास आ गई तो इसका अगर क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 और भुजा का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। तो √3/4 तो एज इट इज, और क्योंकि भुजा हमारे पास 8 आई थी तो 8 का स्क्वायर करने पर 64 हो जाएगा। 4 से इसको काटेंगे तो 16 होगा। यानी हमारे पास पता चलेगा कि उस समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। पहला ही सवाल बहुत ही गजब का है सोचने और समझने के लिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि इस सवाल में जितना ये लिख दिया है इतना लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप दिमागी एक्सरसाइज करते हैं तो दिमागी एक्सरसाइज में सबको लिखने की जरूरत नहीं है। और बच्चे, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि आपने एक चीज देखी होगी कि जनवरी में नोटिफिकेशन और दिसंबर में एग्जाम, और इसका एक वीडियो भी कल मैंने किया था, वो भी आपने देखा होगा, आपको मिला होगा। JANUARY जनवरी में नोटिफिकेशन, यानी रेलवे भर्ती का नोटिफिकेशन आपको जनवरी में देखने को मिलेगा। और नोट करिए जुलाई महीने में इसका एग्जाम भी होगा, जुलाई में एग्जाम। तो आप जरा अपना समय देख लीजिए और समय के साथ साथ सिलेबस भी देख लीजिए। आज हो गई है तारीख कितनी, 25 नवंबर। मान लीजिए नवंबर खत्म, दिसंबर के 31 दिन बाकी है, और उधर अगर हम 7 महीने मान लेते हैं तो 210 दिन वो बाकी है। 7वें में ही आपका एग्जाम होगा। टोटल अगर देखा जाए तो 241 दिन है आपके पास सिर्फ। और आपका जो मैथ का सिलेबस है मैं उसको बताता हूं। मैथ का क्या, बल्कि कंप्लीट जो सिलेबस है ALP वगैरह के एग्जाम के लिए, ALP और टेक्नीशियन एग्जाम के लिए, उसमें मैं आपको बताऊं कि अगर आप सही ढंग से पढ़ते हो, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं सिलेबस की बात करता हूं, इस चीज को समझना कि आपको कैसे पढ़ना और कैसे नोट्स बनाना है, टाइम मैनेजमेंट का हिसाब भी कैसे देखना है, सिलेबस समझना भाई। अगर मैं मैथ की बात करता हूं तो कम से कम 200 घंटे प्लस का सिलेबस होगा, 200+ आवर्स का मैथ का। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं बेसिक साइंस का, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस कहीं से भी आप लेंगे कम से कम 100 घंटे प्लस का। बहुत छोटी सी बात है, डेटा के आधार पर उसको समझिएगा। PCM यानी कि अगर मैं इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, PCB यानी साइंस की अगर बात कर लेता हूँ, साइंस भी तो आएगी ना, साइंस कम से कम कुछ नहीं तो 70+ घंटे का सिलेबस, इससे कम नहीं होगा। रीजनिंग की बात करते हैं, रीजनिंग भी आपके पास होगी। इसमें रीजनिंग की बात करते हैं तो कम से कम 60+ घंटे का सिलेबस, ये ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, 60+ घंटे। GK प्लस GS की बात करें, GK प्लस GS आप कितना भी पढ़ लो इसके लिए तो कम ही होगा, तो मैं इसको भी 100+ घंटे मान के चल रहा हूं।
नहीं 100 प्लस घंटे, तो चलिए इसको भी मैं 60 प्लस घंटे मान लेता हूँ, 60 घंटे ही मान लेता हूँ। और इसके बाद ट्रेड, जिसका जो ट्रेड होगा, तो ट्रेड का भी मिनिमम कोर्स कम से कम आपके लिए 100 प्लस घंटे होगा, कम से कम। अब मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बताता हूं, यहां पर इस चीजों को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा और अच्छे से चीजों को कम करिएगा। टोटल टाइम देखिए जरा, 200, 300, 300, 400, 400 से 520, 520 और 70, 590 घंटे। 590 घंटे में यानी लगभग 600 घंटे में आप जब पढ़ लेंगे तो 600 घंटे में आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। ये वो टाइम है जिसमें आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। ये मत समझिएगा इसमें सब कुछ आपको आ जाएगा, ये समय आपको सिलेबस कंप्लीट करने के लिए देना होगा। और हमने टाइम जो बोला आपको 240 दिन का बोला है, और एक दिन में अगर आप 4 घंटे पढ़ते हो ना तो 24 चौको 96, 960 घंटे होते हैं। 960 घंटे में 600 घंटे आपको चाहिए आपका सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। बाकी 360 घंटे जो होंगे, 360 घंटे, इसमें जानते हैं क्या क्या होगा? इसमें आपको रिवीजन भी होगा, इसमें आपका रिवीजन भी होगा, इसमें आप प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे, इसमें आपको नोट्स भी बनाने हैं। और विश्वास करिएगा कि ये 360 घंटे आपको पता नहीं चलेंगे कि ये कहां से चले गए। तो अभी से मतलब अभी से, फ्रॉम राइट नाउ, अभी से बेटा, अभी से पढ़ाई कर लो शुरू, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं, द्विवर्षीय योजनाओं और 3 वर्षीय योजनाओं के तहत आने वाली रेलवे की वैकेंसी में एक सुनहरा मौका होने वाला है। बाकी इच्छा फिर आपकी है, ठीक है। मैं अगले सवाल पर लेकर चल रहा हूं। अगला सवाल, एक गोले, शंकु और बेलन की त्रिज्या समान है और उनके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है तो उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? If the radii of a sphere, cylinder and the cone are equal and the whole surface area are equal, find the ratio of their heights. गोला है, शंकु है और बेलन है। ध्यान से समझना, एक गोला हो गया है, उसके साथ साथ एक शंकु हो गया है और उसके साथ साथ एक बेलन है। एक क्या है? बेलन है। इन सभी के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो बराबर है और इनकी त्रिज्याएं भी क्या है? आपस में बराबर है। मतलब जो गोले की रेडियस है, बहुत ध्यान से सुनना, गोले की जो रेडियस है वो r है, शंकु की जो रेडियस है वो भी r है और बेलन की जो रेडियस है वो भी r है। ये सारी रेडियस आपस में त्रिज्याएं सारी बराबर है। इसके साथ अब हम आगे की अगर बात करते हैं तो इनके जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जैसे गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², ये हो गया। इसका क्या नाम है? अगर मैं बात करता हूं शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr² और प्लस में πrl, ये शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। साथ ही साथ बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² और प्लस में 2πrh, ये सब आपस में बराबर है। अब कह रहा है इनकी हाइट का रेशियो क्या होगा। सबसे पहले समझना, जो गोले की हाइट होगी वो कितनी होगी? गोले की जो हाइट होगी, हाइट ऑफ अ गोला, वो क्या होगा? उसका 2 × r होगा। यानी जो गोले का व्यास होगा ना, वही गोले की हाइट होगी। गोले का व्यास ही गोले की हाइट होगी। मैं शंकु की हाइट की अगर बात करूं तो शंकु की हाइट तब निकलेगी जब इसकी तिर्यक ऊंचाई के वर्ग में से त्रिज्या के वर्ग को घटाकर वर्गमूल लिया जाएगा, तो शंकु की हाइट आएगी। हाँ या ना? आगे ही बात करते हैं ऐसे पर। ये बन गया अपने पास 4πr²। बहुत ध्यान से सुनना, यहां से अगर मैंने πr कॉमन कर लिया तो अपने पास बचेगा r+l, यही बचेगा। यस सर, यही बचेगा। बराबर यहां से अगर मैंने 2πr को अगर कॉमन कर लिया, 2πr कॉमन कर लिया तो r यहाँ पे बचेगा और h यहाँ पे बचेगा। बेलन की हाइट अपने पास दे रखी है, वो h है। ये इन्हीं की ऊंचाइयों का अनुपात पूछना है। बहुत ध्यान से सोचिए और समझते हुए चलना है। अगर मैं यहां से एक r और एक 2 ले लेता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक r और एक 2 ले लेता हूं तो वो इसकी हाइट बन जाएगी, मान लीजिए h1 हो जाएगा। तो एक 2 हो गया, एक r हो गया, तो यहां पर एक 2 बचेगा, पाई बचेगा और एक r बचेगा। ये बचेगा? हाँ सर बचेगा।
यहां पर मैंने क्या बोला कि पाई आर एज इट इज बना रहने देते हैं, इसके जगह आर हो गया, और यहां पर अगर मैं इसको लेता हूं कि हमारे पास एल क्या होगा, तो एल के लिए क्या होगा, एल जो होगा इसका वो हो जाएगा हमारे पास एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर रूट के अंदर 2 पाई आर, इसका एच 2 कर लो, 2 पाई आर, और यहां से आर प्लस इसको हम H3 कर लेते हैं। और आर तो सभी जगह बराबर है, और आर अगर सभी जगह बराबर है तो आर से आर का काम फिनिश कर लीजिए, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, ये पाई आर खत्म, ये पाई आर खत्म, ये पाई आर खत्म, यहां से बचा अपने पास 2, तो ये 2H1 हो गया। यहां पर ये सब कुछ खत्म हो गया तो सिर्फ आर बचा था। अब इस तरह चीज को समझना, ये आर था अंदर, प्लस में हमारे पास रूट ऑफ H2 स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर है। यहां पर अपने पास पाई ये खत्म हुआ था, पाई आर, तो बचा था 2, और यहां पर था आर इंटू H3। इसका रेशियो चाहिए, H1 H2 और H3 का रेशियो चाहिए, तो H1 H2 H3 निकाला तो जाए, तब तो हम H1 H2 H3 का रेशियो ले पाएंगे। ये 2H1 एज इट इज, यहां पर R एज इट इज, इसका अगर हम गुणा भाग करते हैं तो अपने पास तो कुछ मिलने नहीं वाला है ना, ये H2 स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और माइनस में R स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, बोलो हाँ या ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बराबर में इसका अगर अंदर गुणा कर लेंगे तो 2R प्लस 2H3 होगा। अब यहां से H1 H2 H3 का रेशियो निकाला जाए तो क्या मिलेगा, ये बराबर होना चाहिए। अच्छा सुनिए, R तो बराबर थे ही, तो मान लीजिए कि R जहां पर है, R की जगह मैं 1 रख लूंगा, यहां पर 1 रख लूंगा, यहां पे 1 रख लूंगा, यहां पे 1 रख लूंगा, उसमें R था नहीं, कट चुका था। अब क्योंकि हमें H1 H2 H3 के रेशियो निकालने हैं तो हम क्यों ना ऑप्शन का इस्तेमाल कर लें। तो चलो अगर हम ऑप्शन का इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे पहले ऑप्शन को यूज कर लेते हैं। H1 की जगह अगर हम 2 रखते हैं रेशियो, R की जगह मैंने 1 रख लिया, प्लस में H2 की जगह यहां पर हमारे पास क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, R का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, बराबर। अब जरा इस चीज को समझना है कि ये हमारे पास अगर हम वैल्यू रखते हैं तो सब बराबर आने चाहिए, बराबर आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो नहीं ठीक है। ये 2 दूनी 4 हो रहा है, यहां पर ये 0 हो गया, 1 प्लस 0 तो 0 हो जाएगा ना, तो 4 और 0 तो बराबर नहीं हो सकते, और अगर 4 और 0 बराबर नहीं हो सकते तो पहला ऑप्शन तो आंसर नहीं होगा ना। दूसरे ऑप्शन पे आते हैं कि अगर मैं H की जगह 1 रख देता हूं, H1 की जगह, तो ये हो जाएगा 2, बराबर में देखिए क्या हम बराबर कर पा रहे हैं, R का मान 1 हो गया, प्लस में H2 की जगह 2 रखा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 3 होता है, 4 माइनस 1 क्या होगा, 3 होगा, और रूट 3 का वर्गमूल निकाल कर अगर हम जोड़ेंगे तो 2 के बराबर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं है। तीसरे ऑप्शन पर आते हैं, 2 इंटू 2 रख लेते हैं, बराबर में अपने पास R का मान 1 रख लेते हैं, H की मान की जगह अब की बार हम क्या रखेंगे, H के मान की जगह रखेंगे 1, तो 1 स्क्वायर माइनस R स्क्वायर ये 0 हो जाएगा, और 0 प्लस 1 ये भी बराबर नहीं होगा, तो मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो आप क्या बोलोगे, नन आंसर होगा। यहाँ पर जो इनकी ऊंचाइयों के अनुपात होंगे वो क्या होंगे, नन होंगे, इनमें से कोई आंसर नहीं होगा। हमने सारी वैल्यू सेटिस्फाई करा के देखी, कुछ नहीं मिल रहा है तो आंसर क्या ही लगाना होगा, नन ही लगाना होगा। अगला सवाल, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है अगर उसके वृत्त की त्रिज्या पाएं, वृत्त की त्रिज्या, फाइंड द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ द रेडियस ऑफ इट्स सर्कम सर्किल। अगर उसके परिवृत्त की त्रिज्या होगी, यहाँ पर अगर उसके परिवृत्त की त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर हो और लंब केंद्र से कर्ण पर डाली गई ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। मान लीजिए कि ये समकोण त्रिभुज है हमारे पास, और इस समकोण त्रिभुज के इसका क्षेत्रफल निकालना है। अगर इसके परिवृत्त की त्रिज्या, तो जो परिवृत्त की त्रिज्या होगी ना मेरे प्यारे भाई, वो परिवृत्त की त्रिज्या तो वही होगी ना जो उसके कर्ण का आधा बिंदु होगी। और इसके परिवृत्त की त्रिज्या क्योंकि 5 दे रखी है, तो इसका मतलब इसका जो कर्ण हो जाएगा वो 5 दूनी 10 हो जाएगा। और क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, और जिस समकोण त्रिभुज का कर्ण अगर 10 हो रहा है तो उसकी जो लंबवत भुजाएं होती हैं पाइथागोरस से, वो 6 और 8 होती हैं। आप इसको 8 कर सकते हो, इसको 6 कर सकते हो, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सही रहेगा। और लंब केंद्र से केंद्र पर डाली गई जो ऊंचाई है वो 4 सेंटीमीटर है। मतलब ये जो हाइट थी, ये जो ऊंचाई थी, मान लीजिए कि इसकी अगर ऊंचाई की बात कही गई है, केंद्र से ऊंचाई जो है वो अपने पास 4 सेंटीमीटर थी।
कितनी थी? 4 सेंटीमीटर। बात समझिएगा। इफ द रेडियस ऑफ एंड द एल्टीट्यूड ड्रॉन टू द हाइपोटेनियस इज 4 सेंटीमीटर, ये जो डाला गया लंब की चौड़ाई ना वो 4 सेंटीमीटर। अब भाई साहब हमसे क्या कह रहा था? हमसे ये कह रहा था कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब मान लो कि अगर हमारे पास ये 8 और इस 6 को ये ना ही दिया होता है, कोई बात नहीं, अगर ये नहीं दिया होता, वैसे तो हमने पाइथागोरस ट्रिपलेट से माना था, और अगर नहीं दिया होता तो भी उत्तर आता। कैसे? ये जो त्रिभुज है अगर हम इसको ऐसे घुमा लेते, क्योंकि ये एल्टीट्यूड पड़ा था, लंब पड़ा था, तो इस समकोण त्रिभुज बनेगा। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर देखेंगे तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार कितना होगा? 10 हो जाएगा। ऊंचाई कितनी होगी? 4 हो जाएगी। 10 को 40/2 का मतलब 20 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ से उत्तर होगा। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को और थोड़ा सा चेतावनी के रूप में कह देता हूं ऐसे प्रश्नों में। वैसे कोई चेतावनी नहीं है, मतलब कोई डरावनी चीज नहीं है। चेतावनी इस बात की है कि जैसे हमारे पास किसी समकोण त्रिभुज में ये हमें पता चल गया कि ये भुजा 10 है, तो पाइथागोरस से हमें ये पता चलना चाहिए कि ये 6 होती है, ये 8 होती है। अब जैसे कई सारे बच्चों को 6 और 8 दिखाई देगा तो तुरंत यहाँ से क्षेत्रफल निकाल देंगे। भाई साहब 1/2 गुणे 6 गुणे 8, 48/2 को बोलेंगे 24 हो जाएगा, और वो बच्चे 24 उत्तर लगा देंगे और आंसर हो जाएगा। लेकिन ये आंसर आपका गलत माना जाएगा। पूछिए क्यों गलत माना जाएगा? आप तो बोलोगे सर ये गलत तो नहीं है। गलत नहीं है, लेकिन माना गलत जाएगा। कारण ये है, कोई जरूरी तो था नहीं ना कि ये भुजा 10 के कारण 6 और 8 हो। ये हो सकता है कुछ रूट में दी होती, ये कुछ रूट में भी तो दे सकता था, जरूरी तो नहीं कि यही हो। मान लीजिए कि ये भुजा को अगर इसने ऐसे बोल दिया होता कि ये 10/√2 होती और ये भी 10/√2 होती, दोनों 10/√2 10/√2 होती, तो भी तो कर्ण हमारे पास 10 ही होता ना। और अगर ये 10/√2 10/√2 होती तो अपने उत्तर की तरफ हम बढ़ते तो अपना उत्तर फिर अलग आता। तो जब तक पूरी इंफॉर्मेशन सवाल से आप निकाले नहीं, किसी भी एक निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश ना करिएगा, क्योंकि फिर क्या होता है कि वो ऐसे ऑप्शन आपके पास सेट किए जाते हैं ना कि वो ऑप्शन आपको दिखाई देगा और आप उसी पर टिक कर दोगे और आते हुए प्रश्न का आंसर जो है वो गलत हो जाएगा, प्रश्न के नंबर चले जाएंगे। ठीक है, याद रखना इस चीज को। कई सारे बच्चों ने ऐसा किया होगा, मुझे पता है। अगला सवाल अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए सवाल ये कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, उसे 3 सेंटीमीटर भुजा के अनुदिश इस प्रकार घुमाया जाता है कि एक शंकु तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार बने शंकु का आयतन क्या होगा? सुनना, एक समकोण त्रिभुज है, बहुत प्यार से समझिएगा। एक समकोण त्रिभुज है ऐसे, जिसकी भुजाएं 3, 4 और 5 सेंटीमीटर है। मतलब ये 3 हो गई, ये 4 हो गई और ये 5 सेंटीमीटर हो गई। ठीक, अब इसको 3 सेंटीमीटर वाली ये जो भुजा है यानी लंब जो है, इसके अनुदिश घुमाया गया है। अब थोड़ा सा बड़ा करता हूं ताकि और समझ पाओ। 3 सेंटीमीटर भुजा के अनुदिश इसको घुमाया जा रहा है। हमारे पास ये समकोण त्रिभुज था, ये भुजा 3 हो गई, ये भुजा 4 थी, ये भुजा 5 थी। यानी कि इसको हमने स्थिर रखा और इसके आसपास इसको घुमा दिया, और जब इसके आसपास हमने इसको घुमाया तो हमारे पास एक शंकु तैयार हुआ कुछ इस प्रकार से। ऐसे एक शंकु तैयार हो गया। इसको स्थिर रखा और पूरे को घुमा दिया, ऐसे ऐसे घुमा दिया पूरा। तो जो चीज स्थिर रखी जाती है ये हमारे पास इसकी ऊंचाई हो जाएगी। जो चीज घूम गई है ना वो हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी? ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी और ये इसकी तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी, यानी स्लैंट हाइट होगी। ठीक है, कह रहा है तो ऐसे जो शंकु तैयार होता है इस प्रकार बने शंकु का आयतन क्या होगा? तो अब ये जो शंकु बना है, शंकु के आयतन के लिए फॉर्मूला तो इसका वही लगेगा जो बचपन से हम लोग लगाते चले आ रहे हैं। 1/3 पाई की जगह पाई, आर स्क्वायर की जगह 4 का स्क्वायर इंटू मतलब 16 और एच की जगह 3, यही तो लगेगा। तो 3 से 3 तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आयतन क्या बन जाएगा? 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब। और 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब तो अपने पास ऑप्शन नंबर ए में लिखा था। ये देखिए कितना बढ़िया सवाल है। ये ज्योमेट्री का वो सवाल है जो कि रोटेशन पर बेस्ड होता है, और मैंने मेरे पेड कोर्स में ये रोटेशन वाले जितने भी डायग्राम होते हैं, जिस भी डायग्राम के होंगे, चाहे वो 2D का हो चाहे 3D का हो, वैसे ज़्यादा से ज़्यादा रोटेशन वाली जो चीज़ें होती हैं वो 3D में मिलती हैं। मेंसुरेशन की त्रिविमीय है, ठीक है, उसमें तो मैंने करा रखा है।
तो ऐसे जिन बच्चों ने उस पेड कोर्स में एनरोल किया होगा उनको ये पता होगा कि सवाल को कैसे सोचना और कैसे समझना है। आप नोट करिएगा इसको। सॉरी। देखिए नेक्स्ट, 2 आयरन के गोले हैं जिनका प्रत्येक का जो व्यास है वो हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। एक पानी से भरे बेलनाकार बर्तन जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है में डाले जाते हैं, तो बर्तन से कितना पानी ऊपर उठेगा। देखिए, जब भी कोई चीज पानी में डाली जाती है तो वो अपने आयतन के बराबर पानी उससे विस्थापित करती है। ये 2 आयरन के गोले बेलनाकार बर्तन में डाले जाते हैं। ये हमारे पास एक बेलनाकार बर्तन है, ठीक। ये हमारे पास एक बेलनाकार बर्तन हो गया जिसमें आयरन के 2 ठो गोले डाल दिए गए। तो मान लीजिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए कि पहले हमारे पास इसमें जो पानी था वो कुछ ऐसे था, यहां पर था, इतना पानी था। बात को बहुत ध्यान से समझिएगा भाई, ठीक है। इतना पानी था इसमें। अब जैसे ही इसमें क्या किया गया, गोले डाले गए, एक गोला ये डाल दिया गया और एक गोला ये डाल दिया गया। तो अब पानी क्या हुआ, बर्तन से कितना पानी ऊपर उठेगा। तो पानी पहले यहां तक था, ये हाइट पर पानी था। अब ये 2 गोले डाले गए तो पानी मान लीजिए उठकर इस हाइट तक आ गया। तो जितना पानी ऊपर उठेगा उतना ही आयतन होगा किसका, जितना पानी ऊपर उठेगा उतना ही आयतन होगा डाले गए गोलों का, या जो भी चीज, जो भी वस्तु डाली जाएगी। मान लीजिए कि h हाइट तक पानी ऊपर उठा, तो ये जो h हाइट तक पानी ऊपर उठा ये किसके कारण उठा, इन दोनों गोलों के आयतन के कारण, ठीक। हमसे पूछ रहा है कितना पानी ऊपर उठा था, तो बस यही काम करना है हमको। ये जो गोले हैं ना, गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई r³। इनकी त्रिज्या कितनी होगी, बोले सर अगर व्यास 6 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 3 होगी, तो 3 का क्यूब। और ऐसे 2 गोले थे, 2 गोले डाले गए हैं। अच्छा, ये गोले डाले किस में गए हैं, बेलन में। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r²। बेलन की त्रिज्या 6 है, r² का मतलब 36 होगा। और कितनी हाइट तक ये पानी ऊपर उठा है, वही हमें h चाहिए। बस आयतन, डाले गए वस्तुओं का आयतन जो होगा ऊपर उठे पानी के आयतन के बराबर होगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इसको मैं लिख भी दे रहा हूं। डाली गई वस्तु का जो आयतन होता है, वॉल्यूम ऑफ द डाली गई वस्तु, ठीक है। डाली गई वस्तु का जो आयतन होता है ऊपर उठे पानी की हाइट के आयतन के बराबर होता है। ऊपर उठे पानी की हाइट के बराबर आयतन में होती है। हाइट का वॉल्यूम होता है, बस ये आप याद रखना। तो मतलब इस स्तर तक ये जो पानी ऊपर उठा है इसका जितना आयतन होगा, इतने भाग का, नीचे वाले हिस्से का पानी का आयतन नहीं, इतना पानी जो ऊपर उठा है इसका जितना वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम इन दोनों गोलों के वॉल्यूम के बराबर होगा। बस ये हिस्सा है। अब इसी को हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना तो बड़ा आसान है कि पाई से पाई का गेम खत्म कर देंगे। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे पास 4 से इसको काट लेंगे, 9 हो जाएगा। यहाँ पर 27 है भाई, 3 की पावर 3 का मतलब 27, और 9 से 27 को काट देंगे तो 3 बार रहेगा। और इस 3 से ये 3 खत्म होगा तो h का मान हमारे पास सिर्फ कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। यानी पानी की हाइट कितने सेंटीमीटर ऊपर उठेगी, सिर्फ और सिर्फ 2 सेंटीमीटर ऊपर उठेगी। और अपना आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। क्लियर है बात? बोलिए सर, बात समझ आई ना सभी को? बहुत छोटा सा सिद्धांत है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जिससे सवाल बड़ी आसानी से लगेगा, लेकिन है बड़ा अच्छा, ठीक है ना। नेक्स्ट, ए बी के लंब समद्विभाजक का समीकरण ज्ञात करिए। ए और बी बिंदु जो है वो ये है, इसके लंब समद्विभाजक का समीकरण ज्ञात करना है। बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर हमारे पास एक त्रिभुज है जिसमें ये ए बी भुजा है, तो इसका लंब समद्विभाजक समझते हैं क्या? इसका लंब समद्विभाजक होगा कि एक ऐसी रेखा जो इस पर परपेंडिकुलर भी हो और इसको 2 बराबर भागों में बांटती हो। तो मान लीजिए कि हमारे पास ये है एक समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक। समबाहु त्रिभुज में अगर हम इसको मिलाते हैं तो एल्टीट्यूड भी होगा और इसकी माध्यिका भी होगी और यहाँ पर लंब भी होगा। तो मतलब ए बी ये सी है, इस पॉइंट को हमने डी बोल दिया। तो हमें सी डी का इक्वेशन चाहिए।
जबकि ए बी का मान हमारे पास कितना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ए बी का मान हमारे पास कितना है, ए बी का मान हमारे पास है 3, 6 और -3,4, ये है ए से बी तक की दूरी। यहां तक बात समझ में आ गई। सपोज करिए कि अगर मैंने इसको समबाहु त्रिभुज बोल दिया है, तो समबाहु त्रिभुज तो वो त्रिभुज होता है जिसमें सभी के बीच की भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे यहाँ पर 3 और -3 के बीच का अंतर होगा 6, तो 6 का स्क्वायर तो हो गया 36। 6 और 4 के बीच का अंतर होगा 2, 2 का वर्ग होता है 4, तो 36 और 4 40, 40 को मतलब हम 2√10 लिख सकते हैं। ए से बी के बीच की दूरी है 2√10, तो ए से सी के बीच की दूरी होगी 2√10, और इसी प्रकार से बी से सी के बीच की दूरी होगी 2√10, क्योंकि समबाहु त्रिभुज को हम लेकर चल रहे हैं। अब क्योंकि हमें इक्वेशन किसकी चाहिए, हमें इक्वेशन चाहिए तो भाई इस वाली सीधी रेखा की। तो अगर इस पॉइंट के निर्देशांक हमें पता चल जाए, इस पॉइंट का वेटेज पता चल जाए तो काम बनेगा। अच्छा, ये जो बिंदु डी होगा ना, वो तो बी और ए का मध्य बिंदु होगा, बी और डी का मध्य बिंदु तो होगा ना। ये भी हमारे पास क्या रही है, 2√10 मध्य बिंदु होगा। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या बनते हैं भाई, मध्य बिंदु के तो निर्देशांक यही बनते हैं कि x1 + x2/2। 3 और 3 का अंतर हो गया 0, तो 0/2 का मतलब 2, 0। 6 और 4 का जो योग होगा वो होगा हमारे पास 10, 10 का भाग होगा तो 5 हो जाएगा। यानी डी बिंदु के जो निर्देशांक होगा वो होगा 0,5। इस रेखा पर अगर x का कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये रेखा y अक्ष के समांतर है। इस रेखा पर अगर x का कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है तो इसका मतलब रेखा y अक्ष के समांतर है, और रेखा y अक्ष के समांतर होने का मतलब उसमें x का कोऑर्डिनेट 0 के बराबर होना चाहिए। अब अगर ये C बिंदु हमें पता चल जाता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए ये x और y है, C बिंदु हमारे पास क्या है, x और y है। तो अगर हमें दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण चाहिए तो हमारे पास आ जाएगा तभी तो। लेकिन जब उसके लिए x और y हमारे पास हो, और x और y तो हो जाएगा ना कि अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमारे पास दी है, यहाँ पे भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमारे पास दी है। चलिए निकालते हैं, समझना ध्यान से, अच्छा सवाल है। यहाँ पर इन दोनों के बीच की दूरी अगर निकालेंगे तो इस दूरी का स्क्वायर कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40, आएगा ना 40, 2 दूनी 4, 40। और x और 3 के बीच का अंतर x - 3 का होल स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा आपके पास x - 3 का होल स्क्वायर, y - 6 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर बराबर, इधर 40 से भी होगा x - 3 यानी x + 3 बन जाएगा, और x + 3 का होल स्क्वायर, और y - 4 का होल स्क्वायर, y - 4 का होल स्क्वायर। बहुत ध्यान से समझिएगा। तो अगर मैं सॉल्व करता हूं तो अपने पास क्या आ जाएगा, x² + 9 माइनस का 6x प्लस में y² प्लस में 36 और माइनस का ये हो जाएगा अपने पास 12y। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो अपने पास होगा x² प्लस में 9 प्लस का 6x, और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो y² प्लस का 16 और माइनस का 8y ये होगा। ठीक है, x² से x² खत्म हो जाएगा, प्लस 9 से प्लस 9 खत्म हो जाएगा, ये y² से ये y² भी खत्म हो जाएगा। अब देखिए ये 6x है, ये माइनस का 6x है, अगर इसको इस तरफ लेकर आते हैं तो यहाँ पर 12x हो जाएगा। ये माइनस का 12y है, इस तरफ लेकर जाएंगे तो हमारे, या इसको इसी तरफ लेकर आ जाते हैं तो हमारे पास प्लस का 4y हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा ये 36 है, ये 16 है, 36 में 16 को घटाएंगे तो इधर हमारे पास 20 आ जाएगा। बहुत प्यार से समझिएगा। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? अच्छा, अब इसके बाद क्या हमारे पास कोई और भी वैल्यू है जिससे हम लोग x और y के बीच का संबंध निकाल सकते हैं क्या? तो -6x को अगर हम इस तरफ लेकर आए तो प्लस 6x 12x हो गया। इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास प्लस का 4y हो जाएगा, और ये अगर इस तरफ लेकर आएंगे तो हमारे पास प्लस का 20 बचेगा। 4 से अगर डिवाइड कर लेते हैं, 4 से, तो 4 से डिवाइड करने पर 4 × 5 = 20 हो जाएगा, फिर उसके साथ 4 × 3 = 12 हो जाएगा, और 4 × 1 = 4 हो जाएगा, यानी कि 3x + y बराबर में 5 हो जाएगा। तो 3x + y बराबर में अगर 5 होगा तो वही तो इसके बीच का समीकरण होगा भाई, इसके होगा या नहीं होगा? 3x + y बराबर 5 कहाँ दिख रहा है? दिख रहा है क्या? अब एक चीज और भी समझ सकते हो
कि ये जो रेखा हमको चाहिए थी, ये वाली जिसका समीकरण हमें चाहिए था, वो समीकरण तो हमें पता चल रहा है। क्या समीकरण पता चल रहा है? कि हमारे पास 3x + y बराबर में 5, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट से। ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर मान लीजिए कि ये समीकरण हमें चाहिए था, तो हमारे पास इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे चलो कोई बात नहीं, बीच में कुछ डिस्टरबेंस हुई थी, चलो कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा था कि अगर ये 2√10 है तो आधा ये हिस्सा √10 होगा, ये 2√10 होगा, तो ये लंबा निकल सकता है, लंबाई निकल सकती है। तो अगर एक रेखा अपने पास ऐसी हो जिसकी लंबाई हमें पता हो, उसका एक निर्देशांक पता हो, एक निर्देशांक दिया हो या निकल आया हो, तो क्या दूसरा निर्देशांक नहीं निकाला जा सकता है? सर दूसरा निर्देशांक निकल आएगा, दूसरा निर्देशांक निकल आएगा तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है वो हमें पता ही है। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण होता है y - y1 बराबर y2 - y1 अपॉन x2 - x1, और फिर क्या होता है x - x1। ये आप तब करेंगे जब आप यहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, और अगर पहुंच पा रहे हैं तो अच्छी बात है। फिलहाल अभी भी मुझे पता है कि कई सारे बच्चों में इसको लेकर, इस सवाल को लेकर बड़ी कंफ्यूजन होगी, कुछ तो सीखना ही नहीं चाहेंगे, उन्हें ये लगेगा अरे यार ये कैसा सवाल है, ये हम क्यों करें, पेपर में मेरे थोड़ी आएगा, इनके पेपर में आएगा, मेरे पड़ोसी वाले पेपर में आएगा, मेरे पेपर में क्यों आएगा सर, ऐसा सवाल मेरे पेपर में थोड़ी आएगा, एग्जामिनर तो हम लोग जानते हैं ना। कोई बात नहीं, जिसको एग्जामिनर जानते हैं वो छोड़ दीजिएगा, बाकी लोग कमेंट से मुझे आंसर बताना कि कौन सा ऑप्शन इस ऑप्शन का सही आंसर होगा, ठीक है। जिसको छोड़ना है वो छोड़ना। चलो मैं आपको अगले सवाल पर लेके चल रहा हूं। देखिए, एबीसी एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष दिए हुए हैं, माध्यिका एडी की लंबाई ज्ञात करनी है। कितना बढ़िया क्वेश्चन आ गया। एबीसी हमारे पास एक त्रिभुज हो गया, बहुत ध्यान से सीखिएगा। एबीसी हमारे पास एक त्रिभुज है जिसमें ए बिंदु जो है उसके निर्देशांक अपने पास है 2, -1। दूसरा जो बिंदु है बी, उसका निर्देशांक है अपने पास -4, 2, और तीसरा जो बिंदु है सी हमारे पास, उसका निर्देशांक है 2, 5। अब कुछ बच्चे को कहते हैं कि सर ये भी हमारे पास नहीं आएगा, इसका भी हमें क्या ही करना है। ठीक है, हो सकता है ना आए। इसकी जो माध्यिका है ना एडी, माध्यिका क्या होती है कि शीर्ष से सामने की भुजा के जब मध्य बिंदु को मिला देते हैं तो ये माध्यिका होती है। और माध्यिका का काम होता यह है कि वो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट देती है, मतलब जितनी दूरी ये होगी उतनी ही दूरी ये होगी। इस माध्यिका की लंबाई हमको ज्ञात करनी, बहुत ध्यान से सुनना। अच्छा, अगर ये डी बिंदु सी और बी के बीच का मध्य बिंदु है तो इसके निर्देशांक क्या होंगे? -4 और -2, यानी कि -2 से बटे 2 तो -1, 5, 2, 7, 7/2 होगा। -1, 7/2 इसके निर्देशांक होंगे। क्या यहां तक बात समझ में आई ना? इसके निर्देशांक होंगे डी बिंदु के -1, 7/2। अब अगर ये निर्देशांक हो गए तो इस माध्यिका की लंबाई निकालना क्या कोई कठिन बात हो गई है क्या? भाई दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। एक बिंदु हमारे पास ए दे रखा है, एक डी दे रखा है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। एक बिंदु है 2, 1, 2, -1 सॉरी, और दूसरा बिंदु है हमारे पास -1, 7/2 है ना। इनके बीच की दूरी निकालनी है। अब दूरी निकालने का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, तो उसी फॉर्मूले का यूज करना है। 2 और 1 -1 के बीच का अंतर 3 होता है, 3 का वर्ग होता है 9। -1 और -7/2 के बीच का अंतर हो जाएगा 3.5, 4.5। 4.5 का मतलब 9/2, 9/2 का मतलब अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 81/4 होगा। 9 चौको 36, 36 और 81 को अगर जोड़ा जाएगा तो अपने पास क्या होगा? बल्कि अगर हम जोड़ते हैं तो 36 और 81 7 हो जाएगा, और 8, 3, 11, 117/4 हो जाएगा वर्गमूल के अंदर। 117 को हम लोग 13 × 9 लिख सकते हैं और बटे में 4 लिख सकते हैं। तो 9 का वर्गमूल तो 3 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल तो 2 होगा, लेकिन 13 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये हमारे पास ऐसे ही बना रहेगा। तो जो माध्यिका चाहिए थी उस माध्यिका की लंबाई क्या हो जाएगी? तो आप बोलोगे सर उस माध्यिका की लंबाई हो जाएगी 3/2 √13। तो 3/2 √13 तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा था ना। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि ये आंसर सभी बच्चों का आया होगा। सवाल तो बहुत ही शानदार सा था, जबरदस्त सा। और आपने वास्तव में, आप बोलिए, क्या आपने ऐसे कोऑर्डिनेट के सवालों को देखा है क्या? एडवांस मैथमेटिक्स के ऐसे सवालों को देखा है क्या? और ये आपके पेपर में अगर बाय चांस नहीं आए तो आपकी खुशकिस्मत है, लेकिन 100% चांसेस ये है कि आने वाले हैं। माँ की इच्छा आपकी है।
चलो प्रोबेबिलिटी का ये सवाल है, ये सवाल आपको करना ही करना है होमवर्क से, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस सवाल को करोगे। जैसे कल एक क्वेश्चन हमने होमवर्क में दिया था, आप लोगों ने किया है कि नहीं किया, जरा कमेंट से बता देना सभी लोग, ठीक है? बताओ, बढ़िया सवाल। किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु ये दिए हुए हैं तो इसका परिकेंद्र क्या होगा? सबसे पहले मुझे आप ये बताइए परिकेंद्र क्या होता है। त्रिभुज के अगर मैं परिकेंद्र की बात करता हूं यानी सरकम सेंटर की बात करता हूं, अगर मैं किसकी बात करता हूं, परिकेंद्र की बात करता हूं यानी सरकम सेंटर की बात करता हूं, तो सरकम सेंटर क्या होता है? सरकम सेंटर ऐसा वो होता है ना जो कि त्रिभुज के सभी शीर्षों से होकर जब वृत्त जाता है तो उस वृत्त का जो केंद्र होता है वही हमारा सरकम सेंटर होता है ना सरकम सेंटर, ये इस वृत्त का केंद्र। तो ये त्रिज्या और ये त्रिज्या तो बराबर होनी चाहिए फिर तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम सरकम सेंटर की बात करते हैं तो सरकम सेंटर कहां पर बनता है, क्या होता है सरकम सेंटर, परिकेंद्र क्या होता है? सबसे पहला सवाल तो यही है। कौन बताएगा? जरा कमेंट करो, जरा चैट बॉक्स में देखें कितने बच्चे ये बता पाओगे, या कमेंट बॉक्स में कितने बच्चे मुझे ये बता पाते हो किसको ये पता है अच्छे ढंग से कि सरकम सेंटर होता क्या है। जरा कमेंट बॉक्स में बताओ किसका और कहां बिंदु जब मिलते हैं तो वो सरकम सेंटर कहलाता है। जैसे कोणार्धक, कोणों के मध्य बिंदु, कोणों का जो बीच वाला हिस्सा होता है वहां से जब रेखा खींची जाती है तो जहां मिलते हैं अंतः केंद्र कहलाता है। अब तो सब लगभग बता ही दिया ना। वैसे परिकेंद्र कहां पर होता है अब भी बताओ। अच्छा छोड़ो, किसी भी त्रिभुज के कोणार्धक, कोणों के अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं वो मान लीजिए जैसे उसका अंतः केंद्र कहलाता है अंतः केंद्र। तो परिकेंद्र क्या होता है ये बताना है। अच्छा एक चीज और बता दे रहा हूं, जैसे लंब केंद्र की बात करते हैं तो त्रिभुज की सभी भुजाओं पर डाले गए लंब, त्रिभुज के शीर्षों से, अरे यार ये भी तो बता दिया, त्रिभुज के शीर्षों से सामने की भुजाओं पर डाले गए लंब जहां मिलते हैं वो लंब केंद्र कहलाता है, ऑर्थो सेंटर कहलाता है। माध्यिकाएं जहां पर मिलती हैं वो केंद्रक कहलाता है। तो परिकेंद्र क्या होता है? अरे भाई त्रिभुज की भुजाओं के अर्धक जहां पर मिलते हैं वो परिकेंद्र कहलाता है। इस भुजा का लंबार्धक यहां मिल जाए, इस भुजा का लंबार्धक यहां मिल जाए, इस भुजा का लंबार्धक यहां मिल जाए, तो ये जहां पर लंबार्धक मिलते हैं वो हमारे पास परिकेंद्र कहलाता है। इस चीज को याद रखिएगा, हालांकि अब तो याद रखोगे ही, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि इसका परिकेंद्र क्या होगा। ये जो परिकेंद्र है ना मित्र, ये क्या होगा, जबकि इसके जो निर्देशांक दिए हैं उसमें बिंदु ए कितना दिया हुआ है, -2, -3 दिया हुआ है। बी बिंदु कितना दिया हुआ है, दूसरा बिंदु मान लीजिए बी है तो ये हमारे पास दिया हुआ है -1, 0, और तीसरा बिंदु जो सी है वो हमारे पास दे रखा है 7, -6। क्या दे रखा है? 7, -6 ये दिया हुआ है। अब कह रहा था कि इस परिकेंद्र का यहां पर जो निर्देशांक होगा x, y, ये क्या होगा, ये कोई बताना है। तो इस चीज को जरा थोड़ा सा सोचो, समझो और जानो। सवाल तो बड़ा आसान हो जाएगा। क्या सोचना समझना और जानना है? सोचना समझना और जानना ये है कि परिकेंद्र से त्रिभुज के शीर्ष के बीच की जो दूरियां होती हैं, चाहे यहां ये दूरी हो, चाहे ये दूरी हो और चाहे ये दूरी हो, ये त्रिभुज की परित्रिज्याएं होती हैं। और त्रिभुज की परित्रिज्या तो हर कंडीशन में समान होती है, बराबर होती है ना। तो अगर मुझे यही निकालना है तो क्या होगा, जल्दी से आंसर हो बताइए। अच्छा अब एक चीज और समझिएगा, मैं आपको हालांकि ये तो बता ही दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें कि इन दोनों के बीच की दूरी जो होगी वो इन दोनों के बराबर होगी, इन दोनों के बीच की दूरी जो होगी वो इन दोनों के बराबर होगी। सिंपल सी बात है, ये तो बात समझ में आती है। अच्छा एक्स और वाई निकालना कोई कठिन काम नहीं होगा। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, उस चीज को भी थोड़ा सा समझना, जानना और फिर आगे बढ़ना, ठीक है। देखिए अगर मैं इन दोनों के बीच की दूरी निकालता हूं, इससे इसके बीच में, तो x और -1 के बीच का अंतर क्या होगा, x + 1 इसका होल स्क्वायर। y और 0 के बीच का अंतर क्या होगा, y होगा तो y का होल स्क्वायर। रूट से रूट हट जाएगा। इसके बीच का अंतर x - 2 के बीच का अंतर क्या होगा, x + 2 का होल स्क्वायर। y और -3 के बीच का अंतर क्या होगा, y + 3 हो जाएगा, y + 3 का होल स्क्वायर। वही दूरी इसके भी बराबर होगी, x - 7 का होल स्क्वायर और प्लस में क्या आ जाएगा, y + 6 का होल स्क्वायर। तो आप किन्हीं भी दो को लीजिए, जैसे आप इसको और इसको लेते हैं तो xy की एक इक्वेशन मिलेगी, इसको लेते हैं तो xy की एक इक्वेशन मिलेगी। सॉल्व करना पड़ेगा, x और y का मान निकालना पड़ेगा। मैं ये भी आपको करके बता रहा हूं।
लेकिन समझ लो, मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि इन सब चीजों को समझ लो, करना आना चाहिए तुमको भाई, इतना बढ़िया बढ़िया सवाल है ना। सुनिए, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर होगा प्लस 1 होगा प्लस 2x होगा प्लस वाई स्क्वायर होगा। इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर होगा प्लस 4 होगा, प्लस में हमारे पास 4x होगा, और प्लस में वाई स्क्वायर होगा, प्लस में 9 होगा, और प्लस में हमारे पास 6y होगा। ये सॉल्व हुआ। अब देखिए, सॉल्व करने से हमारे पास x और y की क्या इक्वेशन बनेगी, बहुत प्यार से और बहुत ध्यान से सीखना भाई, ठीक है। अगर यहाँ से हम x और y की इक्वेशन देखते हैं तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो चीजें बचेंगी वो क्या बचेंगी, 4x में से 2x माइनस होगा, 2x बचेगा। 6y में से, इधर y तो है ही नहीं ना, इधर y नहीं है तो 6y ही बना रहा। अब देखिए कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ 9 है। 9 4 13, 13 को इस तरफ लेकर आओगे तो माइनस का 13 होगा, माइनस का 12 हो जाएगा। एक ये माइनस का 13 होगा, माइनस का 13 प्लस एक माइनस का 12 होगा। इसको इसी तरफ लगते हैं तो प्लस 12 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। एक्स वाई की एक इक्वेशन ये आ गई। अब अगर मैं इसको और इसको सॉल्व करता हूं तो एक्स वाई की दूसरी इक्वेशन आएगी, मैं उसको भी सॉल्व करूंगा, आपको वो भी समझाऊंगा, लेकिन देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। इसको मैं फिर से सॉल्व करता हूं तो हमारे पास क्या आया था, एक्स स्क्वायर प्लस 4 आया था, और प्लस में हमारे पास 4x आया था। फिर जब हमने दूसरे वाले को सॉल्व किया था तो हमारे पास क्या आया था, वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y आया था, बराबर। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 49 माइनस का 14x सॉरी। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा वाई स्क्वायर प्लस में 36 और प्लस में 12y। यहां से भी एक्स और वाई की एक इक्वेशन आएगी, उसको भी सॉल्व करेंगे भाई। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर का काम खत्म, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर का काम खत्म हो गया। 9 और 4 13 मिल रहा है। अब देखो जरा, ये 14x जो है ना इधर माइनस का, इसको इस तरफ ले आएंगे तो 18x हो जाएगा। ये प्लस का 6y है, माइनस प्लस का 12y इस तरफ लेकर आओगे तो आपके पास माइनस का 6y बचेगा। कांस्टेंट वैल्यू सारी उस तरफ लेके जाते हैं, तो यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू में अपने पास क्या है, 36 और 49 है। 49 एक 50, 50 और 35 75। 75 में से हम किसको माइनस कर देंगे जाके, 75 में से हम 9 4 13 को माइनस कर लेंगे, तो यहाँ से अपने पास क्या आएगा, 18x माइनस का 6y बराबर में 62 आएगा। 18x प्लस का 6 माइनस का 6y बराबर में 62। यहां से क्या मिला था, 2x प्लस 6y माइनस का 12, 2x प्लस का 6y माइनस का 12। इसको सॉल्व कर लेना है। क्या ये सॉल्व नहीं होगा सर? ये तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए तो अपने पास 18 2 20x हो जाएगा। 62 में से 12 जाएगा, 50 मिलेगा, और x का मान हमारे पास 5/2 होगा। x का मान क्या होगा, 5/2। यहां से y का मान निकालिए। y का मान निकालोगे कुछ आएगा, फिर 2 का गुणा उस तरफ करके लेके जाओगे, तब आपका आंसर बनेगा। क्या ये बात समझ में आई? किस तरीके से सॉल्व करना। हो सकता है हमसे कहीं सॉल्व करने में एक्स वाई इधर उधर हो गया हो, लेकिन आपको किस तरीके से सॉल्व करना है ये बात समझ पाए हो। चलो, एक तो ये तरीका मैंने आपको बताया कि आपको ऐसे सॉल्व करना है। क्या सर इसका यही तरीका है इतना बड़ा? सर नहीं सर, दूसरा तरीका भी है। मान लीजिए कि आप पहला ऑप्शन जो है एक्स और वाई के लिए आंसर मान लेते हैं 3, -3। ये आपने मान लिया 3, -3 इसका आंसर है। तो क्या इनके बीच की दूरी निकालना कठिन काम है? 3 और -1 के बीच का अंतर 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है। -3 और इसके बीच का अंतर -3 होगा, स्क्वायर होता है 9, 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल 5 होता है। यही इनके बीच निकालो तो 3 और -2 के बीच का अंतर 5 हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा, और -3 -30 के बीच का अंतर 0 होगा, 25 का वर्गमूल लेंगे तो ये भी 5 होगा। फिर इस 3 और -3 से इसके बीच का अंतर निकालते हैं, 3 और 7 के बीच का अंतर 4 होगा, 4 का वर्गमूल 16 होगा। -3 और -6 के बीच का अंतर 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल 5, ये भी 5 आ गई, यहां से ये भी 5 आ गई, और यहां से ये भी 5 आ गई। तीनों की त्रिज्याएं बराबर हो गई, तो इसका मतलब उसका जो परिकेंद्र होगा वो अपना पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एक ये तरीका था आप अगर एक्स वाई से करना चाहते हैं, और एक तरीका था कि आप डायरेक्ट यहां से ऑप्शन उठा के काम अपना कर लेते हैं तो भी आंसर आ जाता। बोलिए ठीक है, बात समझ में आई सभी को? क्लियर है ना? वेरी गुड। इसमें बहुत सारे आगे के सवाल हैं, आपको वो भी करने हैं, देखने हैं, ठीक है? क्योंकि आज के लिए मैं इतना ही रखना चाहूँगा। ये क्लास आप देखिए, एंजॉय करिए, इसमें आगे बहुत सारे सवाल हैं। PDF आपको वही हमारे वाले ग्रुप में मिल जाएगी, व्हाट्सएप वाले पर।
वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके बचे हुए आगे सवाल लगाइए। जो नहीं आते हैं उसका पूछिए भी हमसे उसी ग्रुप में, ठीक है, या उसी में या कहीं पे भी। देखिए आगे अभी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे सवाल हैं, ठीक है, लेकिन समय का आज थोड़ा अभाव है। आज समय के अभाव के कारण मैं आपकी क्लास को छोटी कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न में आप लोग अपना काम करेंगे, प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जय हिंद, बाय बाय एंड टेक केयर।